नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। और इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अनीश तवाकले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीईओ इक्विटी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से। अनीश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है पास्ट में, आगे के लिए क्या आउटलुक है, क्या थीम है इस फंड की, आपका इन्वेस्टमेंट नजरिया क्या है, इन सब बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप मौजूद हैं मार्केट पर, आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं, तो एक आउटलुक पहले मार्केट्स पर। ये करंट मार्केट सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? इस साल की शुरुआत से लेकर काफ़ी उथल पुथल हमने मार्केट्स में देखी है। मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी हैमरिंग होते हुए देखी, वापस बाजार संभलते हुए भी देखा। अब वापस से ट्रम्प टैरिफ की टेंशन भी मार्केट्स पर थोड़ी सी हावी हुई है। क्या ये सारा रिस्क जो हमने ग्लोबल फ्रंट पे आते हुए देखा वो ओवरडन हो चुका है, या फिर उसकी वजह से वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी? क्या आउटलुक है यहाँ से आगे मार्केट्स पर? नमस्कार दीपाली जी। तो मैं इसको पहले ऐसे अप्रोच करूंगा कि पहले इकोनॉमी की बात करते हैं, फिर उसका इम्प्लीकेशन उसका देखेंगे कि मार्केट पे क्या असर पड़ना चाहिए। तो इकोनॉमी में थोड़ा डिमांड वीकनेस तो पहले से ही थी और थोड़ा ट्रम्प टैरिफ्स का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो ट्रम्प टैरिफ्स का इम्पैक्ट है ये सेक्टर स्पेसिफिक एक दो सेक्टर्स पे ही है। ऐसा नहीं है कि इसका सारे में पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और जो पूरी इकोनॉमी पे असर है वो लिमिट किया जा सकता है। तो पहले ही आरबीआई ने जैसे 50 बेसिस पॉइंट कट किए थे, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि डिमांड वीक है, और अभी जब टैरिफ्स आएंगे तो थोड़ी एक्सपोर्ट डिमांड भी वीक हो जाएगी। जब डिमांड वीकनेस होती है तो डिमांड को ही स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। तो वो पहले भी आरबीआई ने किया था, 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किए थे। अगर जीएसटी कट्स आते हैं तो उससे भी डिमांड स्टिमुलेट आएगा। तो अगर डिमांड सॉफ्टनेस रहती है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से, मतलब रेट कट से और टैक्स कट से सॉल्व की जा सकती है। और मेरे हिसाब से डोमेस्टिक इकोनॉमी, अगर सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी है कि ये हाउस बिल्डिंग, मतलब मकानों का बनना और बिकना अगर स्ट्रांग रहेगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी और डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रहेगी। तो अगर ये रहता है तो इकोनॉमी रिकवर कर लेगी और ट्रम्प टैरिफ्स का भी इम्पैक्ट अब्सॉर्ब कर लेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मार्केट को देखें तो मार्केट सस्ता नहीं है, राइट। ये हम पहले से कह रहे हैं कि मार्केट सस्ता नहीं है, तो रिटर्न्स इधर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। और स्मॉल एंड मिड कैप में तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि हमने तो अपना स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स लंप सम इनफ्लो के लिए रोक ही दिया था। लमसम इन्फ्लोस में सिर्फ फंड्स ले रहे थे। स्मॉल एंड मिड कैप में तो चैलेंजेस हैं, और आप देख रहे हैं इसीलिए तो हर रोज इतने सारी ब्लॉक डील्स आके प्रमोटर्स बेच रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी लोग बेच रहे हैं। तो वो इसीलिए है कि उधर वैल्यूएशन ज्यादा है और वो मार्केट अभी अट्रैक्टिव नहीं है। और ओके, यानी अनीश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी मार्केट को लेकर जो अप्रोच होनी चाहिए वो टूवर्ड्स लार्ज कैप ज़्यादा टिल्टेड होनी चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिस्क है? एब्सोल्युटली। और ये हम 6 महीने आज नहीं कह रहे हैं, हम 1 साल पहले से, हमने तो अपना 1.5 साल पहले स्मॉल और मिड कैप फंड के लिए बना। अच्छा, लार्ज कैप्स में भी हमने रीसेंट मतलब जो हमने पिछले 2-3 सालों में जो रैली देखी, उसके बावजूद लार्ज कैप्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक भले ही थोड़ी बहुत करेक्शन आई हो, लेकिन बहुत हल्के नहीं हुए हैं। लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है अभी भी? मैं ये नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट वैल्यूएशन सस्ती नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते हो गए, बट अगर इकोनॉमी ठीक करती है, राइट, अगर इकोनॉमिक मोमेंटम आ जाता है तो इतनी महंगी भी नहीं है कि घबराने की बात है, राइट। रीजनेबल रिटर्न, मॉडेस्ट रिटर्न बन सकता है। ओके। और अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेना है, अभी अगर पैसा इसमें डाल रहे हैं तो एटलीस्ट 3 साल का व्यू होना चाहिए। ओके। अच्छा, अगर हम अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड पर आए तो पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी क्या अप्रोच रही है इस फंड के थ्रू, इन्वेस्टमेंट राशनाले क्या रहा है, बताइए प्लीज। तो ये फंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम कहते हैं इसका रिस्क मैनेजमेंट और बड़ी गलतियां अवॉइड करना है। तो फंड का पास्ट परफॉर्मेंस भी आप देखें तो हमने बड़ी गलतियां अवॉइड की। देखिए लार्ज कैप स्पेस में ना, अगर आप देखिए 100 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, जो रैंक 5वां होता है और 10वां होता है उसमें इतना फर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 5वां मल्टी बैगर होगा और 10वां बिल्कुल डिजास्टर होगा। बट अगर आप सबसे वर्स्ट परफॉर्मर्स अवॉइड कर लें, तो जो हाईएस्ट रिस्क वाले स्टॉक्स अवॉइड कर लें तो वो अच्छा रहता है।
बाकी मेरा स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया ये रहता है कि या तो बहुत सस्ते, दो एक्सट्रीम्स पे मैं ऑपरेट करता हूँ। या तो बहुत सस्ते स्टॉक खरीदो जहां बिल्कुल लोगों ने गिव अप कर दिया है कि उम्मीद ही नहीं है कि स्टॉक से, या तो वैसे स्टॉक खरीदो बहुत सस्ते, या फिर मार्केट लीडर खरीदो, राइट, जो अपनी इंडस्ट्री में टॉप 2 और 3 प्लेयर्स हैं उसमें से खरीदो। उसके लिए चाहे थोड़ा ज्यादा भी देना पड़े वो बेटर है। ऐसे जो बीच वाले स्टॉक होते हैं जिसे कोई लोग गार्प कहते हैं, मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जो मार्केट लीडर जितने अच्छे नहीं हैं, वीकर बट चीपर भी कह सकते हैं उसे, कि वो सस्ते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है बट सस्ते हैं, बट बहुत सस्ते भी नहीं, बीच वाले जो है वो मैं अवॉइड करता हूँ, गार्प अवॉइड करता हूँ। या तो मैं हाई क्वालिटी स्टॉक्स लेता हूँ जिसमें जो मार्केट लीडर हैं, प्रॉफिटेबल हैं और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, या फिर बहुत सस्ते स्टॉक खरीदते हैं। ओके अच्छा, आपने कहा अनीश जी की गलतियां अवॉइड करते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड करते हैं, या फिर क्या कॉशियस अप्रोच आपकी रहती है? देखिए, गलतियां कब होती हैं? जब आप बैलेंस शीट को इग्नोर करें, राइट। गलतियां जब होती हैं जब आप बहुत ज्यादा बैलेंस शीट को इग्नोर करें। आप देखें कि कोई कंपनी है जिसकी प्रॉफिट तो दिखा रहा है, EBITDA तो दिखा रहा है, मगर बैलेंस शीट खराब होती जा रही है, या तो लेवरेज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या वर्किंग कैपिटल बढ़ता जा रहा है, जिससे वर्किंग कैपिटल बढ़ने से आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं बढ़ा के बैलेंस शीट में, अगर आप इन्वेंट्री बढ़ाते रहें। तो ऐसी जो गलतियां होती हैं ये बहुत जरूरी होती है अवॉइड करना, कि राइट, कि जो प्रॉफिट है वो सॉलिड रियल नंबर नहीं है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट डिटीरियरेट हो रही है। या ऐसा कंपनी जो मार्केट शेयर लूज करती जा रही है बट प्रॉफिट दिखा रही है। अगर कोई कंपनी मार्केट शेयर लूज कर रही है और प्रॉफिट दिखा रही है, तो इसका क्या मतलब है? कि वो इन्वेस्टमेंट, मतलब पूरी जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसे बिजनेस में, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। ये दूसरी तरह की गलती होती है, राइट। क्योंकि अगर आप कोई सोचें, मार्केट शेयर लॉस जो है किसी कंपनी का, अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस थोड़ा बिजनेस बेच देती है, तो जो उससे जो प्रॉफिट आता है आप उसको रिपीटिंग नहीं कहते, वो तो आप कहते हैं कि तो वन टाइम है, इसको हटा देना चाहिए, एडजस्ट कर देते हैं प्रॉफिट में से। मेरे को लगता है मार्केट शेयर लॉस भी एक तरह से अपना थोड़ा थोड़ा बिजनेस बेचने के बराबर ही। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे इसलिए आपका मार्केट शेयर लॉस हो रहा है, तो वो अर्निंग्स भी फिर रिपीटेड अर्निंग्स नहीं है, उसको भी अर्निंग्स को डिस्काउंट करना चाहिए। तो ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट बहुत खराब हो, जो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर लूज कर रही हो, या जिनका कोई बहुत वन ऑफ रीजन से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, जो नॉर्मल नहीं है, वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा अनीश जी, अगर हम वैल्यूएशंस, अर्निंग ग्रोथ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन तीनों पैरामीटर्स को देखें तो ये आपके लिस्ट में कौन से पायदान पर आते हैं जब आप कंपनीज का चुनाव करते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों आपके लिए? तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ये नहीं है कि वैल्यूएशन इग्नोर कर सकते हैं या कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बट जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपने बात की, मेरे लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर या मापदंड वो मैं कहता हूँ कि आप डिविडेंड देते हैं। अगर आप कंपनी अच्छा प्रॉफिट बना रही है तो जितना उसे ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चाहिए वो रख ले, बाकी प्रॉफिट डिविडेंड में वापस कर दे। वो सबसे अच्छा प्रूफ है कि कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी। अगर कंपनी कैश अक्यूमुलेट करती जा रही है मगर अच्छी अच्छी बातें कर रही है, उससे मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रूफ है, आपने अगर 100 रुपए का प्रॉफिट बनाया और आपको अपनी ग्रोथ सस्टेन करने के लिए 25 रुपए चाहिए या 50 रुपए चाहिए, तो बाकी जो पैसा है 75 या 50 रुपए वो डिविडेंड के तौर पे वापस कर दें। अगर तो एक तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रूफ है, और दूसरा मैं कहता हूं कि वैल्यूएशन इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर कोई कंपनी है जो सस्टेनेबली हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, डिविडेंड दे रही है, उसको प्रीमियम मिल सकता है, और मार्केट लीडर है तो उसको प्रीमियम मिल सकता है। ओके अच्छा, अगर हम इस फंड की कॉम्पोजिशन को समझना चाहें, पहले में लार्ज कैप्स मिड कैप्स में कॉम्पोजिशन, ऑफ कोर्स जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोजर होगा वो लार्ज कैप्स की ही तरफ होगा। अभी एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन परसेंटेज टर्म्स में लार्ज कैप्स में कितना, और जैसे आपने कहा कि मिड कैप्स जो भी थे आपने कम किए हैं, कितना था एक्सपोजर मिड कैप्स में, अभी एग्जिस्टिंग कितना है? देखिए, इसमें तो सेबी रेगुलेशन, बिकॉज ये लार्ज कैप फंड है, इसमें 80% तो लार्ज कैप होता ही है, और ये हम 80 के ऊपर ही है इस वक्त भी लार्ज कैप, और जो मिड कैप है भी वो काफी बड़े टाइप ऑफ मिड कैप है वो। तो जो छोटे मिड कैप्स हैं या स्मॉल कैप हैं वो तो 1-8% भी मुश्किल से होगा, और 6-7% जो पब्लिश पोर्टफोलियो में है
वो 7-8% के करीब कैश रखा हुआ है कि अगर मार्केट सॉफ्ट होता है तो और ऐड कर लेंगे। ओके अच्छा, अगर हम अब सेक्टर स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन देखें तो कहाँ आप ओवरवेट हैं, कहाँ अंडरवेट हैं इस फंड के थ्रू? तो जो अगर आप पब्लिश्ड पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें हम ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इकोनॉमी रिकवर करेगी, इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी रिकवर करेगी। तो उस सेंस में इसका पोर्टफोलियो ऐसे है कि जब इकोनॉमिक रिकवरी आती है तो वो कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, राइट? तो सीमेंट है, ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां, टू व्हीलर्स पे हैं हम पॉजिटिव, इंश्योरेंस में हम पॉजिटिव हैं और कैपिटल गुड्स में हम पॉजिटिव हैं। फाइनेंशियल्स में वैसे हम पॉजिटिव हैं, बट मेरे को जो ये अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग, पर्सनल लेंडिंग है, उसमें मेरे को लगता है कि अभी भी रिस्क है, तो वो पार्ट हम ओके अच्छा, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो फिनेंशियल्स में 27% के आसपास का आपका कॉम्पोजिशन है, क्या ये फिगर सही है? और दूसरी बात, जब हम फिनेंशियल्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली बड़े प्राइवेट बैंक्स या बड़ी एनबीएफसीज कहाँ आपने किस तरीके से एक्सपोजर लिया हुआ है इस फंड के थ्रू? तो जैसे आप देखें तो हमारा इंश्योरेंस में ज्यादा वेट है और लेंडिंग कंपनीज में अंडरवेट है। लेंडिंग में पर्टिकुलरली इसलिए अंडरवेट है क्योंकि मेरे को लगता है कि जिन कंपनीज का अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन्स में एक्सपोजर ज्यादा है वो मैं अवॉइड। ओके अगर हम एनर्जी या ऑयल एंड गैस या कमोडिटीज़ की बात करें, यहाँ पर कुछ एक्सपोजर आपने लिया हुआ है क्या? अगर हाँ तो कितना, और नियर और पास्ट में क्या ये एक्सपोजर कम ज़्यादा क्या है, क्योंकि काफ़ी एक्शन रहा है एनर्जी में भी ऑफ लेट? देखिए, ये तो हमारा एक मेथड यही है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कभी भी नहीं लेते और ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम हमेशा लेके रखते हैं। तो कम ज्यादा तो एक्सपोजर होता ही रहता है। अगर कोई चीज 100 रुपए पे अच्छी लगती है तो वो 200 पे कम अच्छी लगनी चाहिए, और जब 200 पे अच्छी लगती है तो 100 पे ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए। तो ये इस हिसाब से इसमें पोर्टफोलियो में शिफ्ट करते रहते हैं। एनर्जी में भी हमने शिफ्ट किया है। इस वक्त एनर्जी का एक्सपोजर इक्वल वेट से थोड़ा इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब इस वक्त, मतलब पब्लिश्ड पोर्टफोलियो में उतना ही एनर्जी पे बैलेंस्ड ही एक्सपोजर में कहूंगा। और ये जैसे मार्केट के मूव्स होते हैं, अगर सस्ता हो जाता है तो ऐड कर लेते हैं, महंगा हो जाता है तो कम कर देते हैं, वही चलता है। ओके अच्छा, अगर हम डोमेस्टिक, वो हम काफी डिसिप्लिन से करते हैं एक्चुअली। ओके वो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अच्छा, डोमेस्टिक इकोनॉमी की आपने बात की, आपने चर्चा की शुरुआत में काफ़ी इलेबरेट किया। डोमेस्टिक थीम का बेनिफिट उठाने के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी बेटर करेगी उसका बेनिफिट उठाने के लिए कहाँ कहाँ आपने प्राइमरीली फोकस किया हुआ है? कैपिटल गुड्स में है, डिफेंस में है या एफएमसीजी में है? एग्जैक्टली किस तरीके से आप डोमेस्टिक इकोनॉमी में कौन सी पॉकेट्स सबसे ज़्यादा फायदा होते हुए देख रहे हैं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, ऑटोमोबाइल्स मतलब टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, सीमेंट, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स सेलेक्टिवली, जिसमें मैं सिर्फ अनसिक्योर्ड अवॉइड कर रहा हूँ। ये चार मोस्ट सिक्लिकल रिकवरी में बेनिफिट होता है। सी, डिफेंस स्पेंडिंग जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो आधे नहीं हो जाती, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत है। तो डिफेंस स्पेंडिंग सिक्लिकल नहीं होती, डिफेंस स्पेंडिंग तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करती है। सिक्लिकल मतलब जब इकोनॉमी अच्छा कर देगी, लोगों के पास ज्यादा आमदनी होगी तो वो किस पे खर्चा करेंगे, राइट? तो वो और बिजनेसेस जब इन्वेस्ट करेंगे वो ज्यादा सिक्लिकल कहलाता है। प्राइवेट सिक्लिकल डिमांड कहाँ से? ओके ओके तो चलिए, ये 4-5 थीम है बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा फोकस अनीश जी कर रहे हैं इस फंड के थ्रू। और डिटेल्स को समझेंगे, क्विकली रुक लेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर अनीश तवाकले हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीआई इक्विटी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी से हैं। अनीश जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब जो कह सकते हैं कि ट्रम्प सेंसिटिव जो थीम्स हैं या फिर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम है, स्पेशली अगर हम आईटी की बात करें, फार्मा की बात करें, हालांकि इन दोनों ही सेक्टर्स में कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है ट्रम्प टैरिफ का, बट स्टिल क्योंकि आईटी को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता हमने रिसेंटली देखी है। क्या आउटलुक है आपका इन दोनों पॉकेट्स पर? इस फंड का कुछ एक्सपोजर है क्या इन दोनों थीम्स में, और क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ से? देखिए, आईटी पे हम नेगेटिव हैं, तो हमारा पोजीशन जो है वो अंडरवेट पोजीशन है, मतलब इंडेक्स से, बेंचमार्क से इसमें वेट कम है।
और मेरा ये व्यू रहा है कि देखिए पिछले साल भी अगर हम देखें तो यूएस इकोनॉमी एक्चुअली स्ट्रांग थी, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत लो था, तो उधर से इकोनॉमी के वीकन होने के ही चांस थे, उधर से इकोनॉमी और स्ट्रांग नहीं होने वाली थी यूएस इकोनॉमी। और जिस तरह से ये अभी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही हैं यूएस में, मुझे और भी मेरे को तो यही लगता है कि यूएस में अब इकोनॉमी वीकन होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए मैं आईटी में अंडरवेट हूँ। फार्मा में हमारा वेट रहा है क्योंकि फार्मा में कंपनी स्ट्रांग है एंड वो इवन रिसेशन में फार्मा डिमांड में यूएस में फर्क नहीं पड़ता। और हमने मतलब शुरू से वेट था, थोड़ा रिड्यूस किया है बट अभी भी वेट है। और फार्मास्यूटिकल्स में तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग टैरिफ लगा सकते हैं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी तो पास ऑन कर देंगी और उनके कंज्यूमर्स को ही दिक्कत होगी। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट फार्मास्यूटिकल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है, और ताकि टैरिफ हमारे पास कलेक्ट हो और अमेरिका को ना मिले। इसलिए आपने देखा कि उन लोगों ने टैरिफ लगाया भी नहीं और वो पोस्टपोन ही होता जा रहा है। तो फार्मास्यूटिकल तो ऐसा सेक्टर है कि उसमें टैरिफ्स के मुझे तो नहीं, और अगर टैरिफ्स लगाते भी हैं तो वो बहुत ही टेम्पररी रहेगा। इट वुड बी, आई वुड थिंक कि वो एनी प्रॉब्लम उसमें टेम्पररी ही होगी। सो फार्मास्यूटिकल का ना तो यूएस इकोनॉमी की वीकनिंग से फर्क पड़ता है, ना मुझे लगता है उसमें टैरिफ आएगा, और अगर आएगा भी तो वो टेम्पररी। ओके अच्छा, एक क्विकली पावर थीम पर और आपकी राय चाहिए अनीश जी। रिसेंटली शो के ज़रिए हमारे जितने भी एक्सपर्ट से बातचीत हुई, पावर क्षेत्र को लेकर काफ़ी व्यू पॉजिटिव रहा है। जिस तरीके से इनफैक्ट मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, पावर क्षेत्र को काफ़ी बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। दूर दराज गाँव में अभी भी पावर की कमी है, तो उसका बेनिफिट आप कैसे देखते हैं? उसका बेनिफिट इस क्षेत्र को, आपका आउटलुक क्या है? आपको लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या थीम ये काम करेगी आगे जाते हुए? देखिए, पावर सेक्टर में डिमांड तो ग्रोथ हो, अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि पावर सेक्टर ग्रो ना करे। इनफैक्ट इंडियन इकोनॉमी किस रेट पे ग्रो करती है, वो उसका लिमिटिंग फैक्टर यही होगा कि हम पावर कैपेसिटी किस रेट पे ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि पावर सेक्टर ग्रो करेगा। अब ये इसमें अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, एंड इसमें बिल्कुल सर्टेनिटी लाना कि सोलर में होगा तो कौन सा होगा, रिन्यूएबल्स में होगा, दूसरे रिन्यूएबल्स में होगा तो कौन सा होगा, या थर्मल भी, हमारा तो ये व्यू है कि थर्मल डिमांड भी रहेगी, सिर्फ रिन्यूएबल से नहीं होगा। सो हमारे फंड में थर्मल प्लेस भी हैं। इसलिए माय व्यू इज के पावर में ओवरऑल डिमांड ग्रोथ रहेगी। आपको डिफरेंट पॉसिबल हो सकता है कि डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट क्षेत्रों में डिफरेंट ग्रोथ रेट आए, और वो एनालाइज करना जरूरी। अच्छा, मैं देख रही थी अनीश जी आपके इस फंड की डिटेल्स, तो गोल्ड कंपनीज में भी आपका एक्सपोजर है, लार्ज कैप भी और एक मिड कैप भी। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरीके से प्राइसेस में हमने गोल्ड के सर्च देखा है, सब अब सोच रहे थे कि थोड़ा करेक्ट होगा, बट ऑब्लाइज किया नहीं है। ये गोल्ड या कमोडिटीज, गोल्ड सिल्वर, इस थीम पर आपका व्यू क्या है? देखिए, गोल्ड मैं फंड का नहीं, वैसे गोल्ड पे ये हमारा व्यू पॉजिटिव था, और बट अब गोल्ड काफी दाम बढ़ गए हैं, तो इस पे उतना पॉजिटिव नहीं है। देखिए, गोल्ड की डिमांड प्रिडिक्ट करना तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है, बट अगर जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब हाई रहती हैं, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस हाई हैं और डॉलर पे व्यू लोगों का नेगेटिव है, तो जो सेंट्रल बैंक्स पहले डॉलर में रिजर्व्स रखते थे, वो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड में रिजर्व्स रख रहे हैं, तो उससे अभी डॉलर पे नेगेटिव होना तो मुश्किल है, बट हाँ, इसके ऊपर और पॉजिटिविटी भी, तो हम न्यूट्रलिश हैं। ओके अच्छा, अगर हम इस फंड की बात करें तो जो भी व्यूअर्स इन्वेस्टेड हैं या जो आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, आइडियली आपका सजेशन क्या होगा? दो तरीके से, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लमसम पैसा भी लगाना चाहते हैं, लमसम या फिर एसआईपी ही करें करंट मार्केट वॉलिटिलिटी को देखते हुए, प्लस एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चले अगर एक्सपोजर लेता हूँ। देखिए, इक्विटी मार्केट्स में मैं कभी भी कहता नहीं कि 3 साल से कम का होराइजन कभी भी नहीं होना चाहिए, और ना अभी होना चाहिए। और अभी हमारा व्यू ये है कि लार्ज कैप में रिस्क रिटर्न जो ट्रेड ऑफ कहते हैं, वो क्लियरली बेहतर है स्मॉल और मिड कैप से। सो जैसा भी लमसम और एसआईपी तो आप अपनी
पर्सनल पोजीशन पर डिसाइड कीजिए, बट लमसम अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली लार्ज कैप इज बेटर देन स्मॉल और मिड कैप। और रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे होनी चाहिए इन्वेस्टर की अगर कोई इस फंड में एक्सपोजर लेना चाहे तो? तो ये फंड मतलब इक्विटी कैटेगरी में राइट, इक्विटी तो है ही हायर रिस्क देन फिक्स्ड इनकम और बैलेंस्ड, ये तो आप समझ के ही चलिए। बट बाकी ये फंड इक्विटी में सबके लिए वैलिड है। ये वाला फंड ऐसा नहीं है, बहुत अग्रेसिव फंड नहीं है इक्विटी में कि हम सिर्फ कहें कि सिर्फ हाई नेटवर्थ लोगों के लिए ही है। ये सब श्रेणी के लोगों के लिए इक्विटी जो है वो उसमें ये रिकमेंडेड है। ओके अच्छा अनीश जी, कोई सेट फॉर्मेट है क्या? आई एम श्योर जो फंड का रिव्यू है या फिर जो फंड की परफॉर्मेंस है वो डेली बेसिस पे देखी जाती होगी, बट क्या बदलाव करने हैं, कब करने हैं, क्वार्टरली करने हैं? आई मीन कोई पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन किया आपने, कुछ कंपनियां पिक की, तो एटलीस्ट कितना टाइम उसको देते हैं कि वो आपके पैरामीटर्स पर खरा उतर रही है या फिर नहीं? तो इसमें देखिए, जब भी हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, किसी भी कंपनी में एक बुल केस होता है, एक बेयर केस होता है, और दोनों को समझना जरूरी है। अब अगर आपको लगता है कि जो बुल्स कह रहे हैं वो ज्यादा चांसेस है उसके प्ले आउट होने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कर दें। बट ये मॉनिटरिंग तो कंटिन्यूअसली करनी पड़ती है कि जो बुल्स कह रहे हैं वो सही जा रहा है या जो बेयर्स कह रहे हैं वो सही जा रहा है, राइट? तो अगर हमने इन्वेस्ट कर लिया, तो जब तक हम वेट करें, अगर हमें लगता है कि मार्केट इग्नोर कर रहा है बट बुल आर्ग्यूमेंट ठीक जा रहा है, जो हम चाह रहे थे वो ही हो रहा है, मगर स्टॉक मार्केट नहीं रिएक्ट कर रहा, टाइम लग रहा है, तो हम होल्ड करेंगे। मगर अगर हम देखते हैं कि अजय जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा है, राइट, हमने सोचा था कि इसकी मार्केट शेयर स्टेबलाइज हो जाएगी, मार्जिन इंप्रूव होंगे, और वो मार्केट शेयर्स वगैरह नहीं स्टेबलाइज हो रही है और कोई और कंपटीटर ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो फिर वी विल रीइवैल्यूएट आवर पोजीशन। बट नॉर्मली यही होता है कि वी होल्ड ऑन, कि फॉर हमारा होल्डिंग पीरियड काफी लंबा है इस फंड में। देख लीजिए आप, टर्नओवर रेशियो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम होल्ड ऑन करते हैं, तब तक हम पेशेंस रखते हैं कॉल प्ले आउट होने के। ओके तो रिसेंटली आपने कुछ कॉम्पोजिशन किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कम ज्यादा किया क्या? तो जैसे मैं कहा, वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो सेक्टर अच्छा कर लेता है उसमें रिड्यूस कर देते हैं, जो सेक्टर अच्छा नहीं करता और हमें लगता है सस्ता हो गया है तो उसमें इंक्रीज कर लेते हैं। वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके और जो आपने बताया शुरुआत में शायद 8% के आसपास अभी कैश पर हैं, अपॉर्चुनिटीज अभी दिख रही हैं या अभी वेट करेंगे? वो हम मार्केट जब नीचे जाता है तो डिप्लॉय कर देते हैं, और अगर लगता है कि फिर ऊपर चला गया ओके स्टडी है वो, उसमें इतना कुछ चेंज नहीं आता है कि आज हो गया, और वो होगा भी तो ग्रेजुअली होगा। देखिए फंड का साइज काफी बड़ा है, इसमें तो मूवमेंट्स ग्रेजुअली होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में सारा डिप्लॉय कर देंगे। ओके अच्छा अनीश, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे, अगर हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से आपने बुल और बियर केस की बात की, तो आई एम श्योर मार्केट पर भी बुल और बियर सिनेरियो आपका होगा। क्या व्यू है आपका इंडेक्स पर, निफ्टी पर, बुल और बियर दोनों केसेस में? नहीं, तो एक्चुअली जैसे मैंने बोला, आई एम बुलिश ऑन द इकोनॉमी, राइट। आई थिंक इकोनॉमी रिकवर करेगी। इसमें मेरा व्यू यही है कि अगर डोमेस्टिक इवन ट्रम्प टैरिफ्स के बाद भी इकोनॉमी रिकवर करेगी, बट मार्केट वैल्यूएशन मल्टीपल एक्सपेंशन पे मैं ये नहीं कहूंगा कि मल्टीपल इतना सस्ता है कि मल्टीपल बढ़ना चाहिए। तो ब्रॉडली व्यू यही है कि मॉडेस्ट रिटर्न मार्केट है इसमें। ओके और इस बार का अर्निंग सीजन आपको कैसा लगा? मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी लगी और क्या आउटलुक है अर्निंग फुल फ्लेजेड रिकवरी को लेकर? नहीं, अर्निंग्स वाज सॉफ्ट क्योंकि इकोनॉमी में अभी रिकवरी उतनी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी, राइट। बट इसका देखिए, रिकवरी जो साइकिल में ऐसे ही होता है, बॉटम ऑफ द साइकिल में या स्लो डाउन में, कि वो ये आप नहीं कह सकते कि कब आएगी, राइट। 1 महीना लगेगा या 4 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। बट अगर पॉलिसी ठीक होती है कि रेट्स कट करें डिमांड लाने के लिए, टैक्स कट्स करें, तो इवेंचुअली रिकवरी आ जाती है। तो अभी एक क्वार्टर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे अपना व्यू चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए कि आप गवर्नमेंट और आरबीआई एक्शन सपोर्टिव हैं तो रिकवरी आ जाएगी, अर्निंग्स आउटलुक इंप्रूव करती है, ये पेशेंस रखनी पड़ती है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया अनीश जी, आए आप शो में और मार्केट्स के साथ साथ आपने फंड्स की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। और अगर हम इस फंड की बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कमेंडेबल परफॉर्मेंस रही है। पिछले 2 साल, 5 साल या फिर 3 सालों की परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 15 से 20% तक रिटर्न्स इस फंड की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया अनीश जी आपका इस शो में आने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।
हैं।